नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश जलियांवाला बाग के शहीदों को कभी नहीं भूल सकता। श्री मोदी आज शाम जलियांवाला बाग स्मारक का नवीनीकृत परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, जनधन योजना के लागू होने की 7 वर्ष की अवधि में बड़ी संख्या में देशवासियों का वित्तीय समावेशन, सशक्तिकरण और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, दुनिया ने कोविड महामारी के समय पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति की क्षमता पहचानी। उन्होंने उत्तर प्रदेश में राज्य के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चेन्नई बंदरगाह पर आधुनिक भारतीय तटरक्षक पोत विग्रह का जलावतरण किया। कहा, ये तटरक्षा के क्षेत्र में देश की महत्वपूर्ण प्रगति और आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। सरकार ने कहा, कोविड महामारी की रोकथाम के दिशा निर्देश अगले महीने तक लागू रहेंगे। देश में अब तक 62 करोड़ 29 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 97.56% हुई। मध्य प्रदेश में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल 1 सितंबर से 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। सरकार ने कहा, अफगानिस्तान में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता। विदेश मंत्रालय स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। टोक्यो पैरालंपिक खेल में टेबल टेनिस में भाविना पटेल ने फाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भाविना की उपलब्धि पूरे देश के लिए प्रेरणा है। और हेडिंग्ले में इंग्लैंड के साथ तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन भारत आज कल की स्कोर 2 विकेट पर 215 रन से आगे खेलेगा। दोपहर समाचार में चारू सक्सेना के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पंजाब में अमृतसर में नवीनीकृत जलियांवाला बाग स्मारक राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे स्मारक के निकट विकसित संग्रहालय दीर्घाओं का उद्घाटन भी करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस कार्यक्रम के जरिए स्मारक परिसर को उन्नत बनाने के लिए सरकार की विभिन्न विकास गतिविधियों को प्रदर्शित किया जाएगा। लंबे समय से बेकार पड़ी और कम उपयोग वाली इमारतों को दोबारा अनुकूल इस्तेमाल सुनिश्चित करते हुए 4 संग्रहालय दीर्घाएं निर्मित की गई हैं। ये दीर्घाएं उस अवधि के दौरान पंजाब में घटित विभिन्न घटनाओं के विशेष ऐतिहासिक महत्व को दर्शाती हैं। इन घटनाओं को दिखाने के लिए श्रव्य दृश्य के माध्यम से प्रस्तुति दी जाएगी, जिसमें मैपिंग और 3D चित्रण के साथ साथ कला और मूर्तिकला अधिष्ठापन भी शामिल है। 13 अप्रैल 1919 को घटित विभिन्न घटनाओं को दर्शाने के लिए एक साउंड एंड लाइट शो की व्यवस्था भी की गई है। पंजाब की स्थानीय स्थापत्य शैली के अनुरूप धरोहर संबंधी विस्तृत पुनर्निर्माण कार्य किए गए हैं। लोगों को आने जाने में सुविधा के लिए यहाँ स्थित मार्गों को चौड़ा किया गया है। इसमें अनेक नई और आधुनिक विधाओं को जोड़ा गया है, जिनमें लोगों की आवाजाही के लिए उपयुक्त संकेतों से युक्त नवविकसित मार्ग, महत्वपूर्ण स्थानों को रोशन करना, वृक्षारोपण के साथ बेहतर भू दृश्य और पूरे बगीचे में ऑडियो नोट्स लगाना शामिल है। इसके अलावा मोक्ष स्थल, अमर ज्योत और ध्वज स्थल को समाहित करने के लिए अनेक नए क्षेत्रों का विकास किया गया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा है कि देश जलियांवाला बाग के शहीदों को कभी नहीं भूल सकता।
जलियांवाला बाग स्मारक कार्यक्रम के बारे में और जानकारी के लिए अब चलते हैं चंडीगढ़ में अपने संवाददाता अश्विनी कुमार शर्मा के पास। अश्विनी, इस समय आप जलियांवाला बाग स्मारक परिसर में हैं। बताएं कि इसमें कौन से नए निर्माण किए गए हैं और इनका राष्ट्रीय महत्व क्या है। लेंदु परिसर में अनावश्यक एवं कम उपयोग की गई इमारतों का सदुपयोग करते हुए 4 संग्रहालय दीर्घाएं बनाई गई हैं। इन दीर्घाओं में कला, प्रतिमाओं, ऑडियो वीडियो तकनीक के संयोग और प्रक्षेपण, मानचित्रण व 3D तकनीक के माध्यम से उस समय के दौरान पंजाब में घटी ऐतिहासिक घटनाओं को दर्शाया गया है। 13 अप्रैल 1919 की घटनाओं को दर्शाने के लिए लाइट एंड साउंड शो की व्यवस्था भी की गई है। विमलेंदु परिसर में कई विकास कार्य किए गए हैं। विरासत पुनर्द्वार का सारा कार्य पंजाब के स्थानीय स्थापत्य शैली के अनुरूप किया गया है। शहीदी कुएं की मरम्मत करके पूरी मूल संरचना की गई है और बाग के दिल ज्योति स्मारक का पुनरुद्धार किया गया है। धन्यवाद अश्विनी। ये थे हमारे चंडीगढ़ संवाददाता अश्विनी कुमार शर्मा। केंद्र सरकार के प्रमुख वित्तीय समावेशी कार्यक्रम प्रधानमंत्री जन धन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ये योजना देश में सभी तक बैंकिंग सुविधाओं की पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से 2014 में आज के दिन शुरू हो गई थी। योजना की वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री जन धन योजना को सफल बनाने के लिए काम करने वाले सभी लोगों के अथक प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि उनके प्रयासों ने देशवासियों को बेहतर जीवन व्यतीत करने को सुनिश्चित किया है। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि आज प्रधानमंत्री जन धन योजना के 7 साल पूरे हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना से अनगिनत देशवासियों के लिए वित्तीय समावेशन और गरिमापूर्ण जीवन के साथ साथ सशक्तिकरण सुनिश्चित हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि 7 वर्ष की छोटी अवधि में प्रधानमंत्री जन धन योजना से उन सभी लोगों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचना संभव हो सका है जिन्हें ये सुविधाएं नहीं मिल रही थीं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि देश में इस समय 43 करोड़ से ज्यादा लोगों के बैंक खाते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि कुल खाता धारकों में से आधी से अधिक संख्या महिलाओं की है। जनधन योजना के कई लाभार्थियों ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि कोरोना काल में ये योजना उनके लिए बहुत ही मददगार साबित हुई। यादव मैं वार्ड नंबर 13 से हूँ। जनधन खाते खुलने का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रधानमंत्री को। जो भी योजना का पैसा आता है मेरे खाते में आता है, जो भी मैं जमा करती हूँ उसका मुझको ब्याज मिलता है। बहुत कभी नहीं सोचा था कि हम बैंक तक पहुँचेंगे, मगर प्रधानमंत्री द्वारा हम बैंक तक, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सीमा कुशवाहा है। केंद्र सरकार के द्वारा जो जनधन खाते खुलवाए गए हैं उसके जरिए गरीब जनता बैंकों से जुड़ने लगी है और अपनी आय का छोटा छोटा अमाउंट अपने खाते में जमा करती है, जिससे उसकी सेविंग्स भी हो रही है। इसी के चलते इस समय कोरोना काल में हमें आर्थिक सहायता भी जनधन खाते में प्रदान की गई है और समय समय पर जो सरकार की स्कीम होती है उनकी सुविधा भी हमें मिलती रहती है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि दुनिया ने कोविड महामारी के समय पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति की क्षमता पहचान ली है। उन्होंने कहा कि समय आ गया है कि आयुष चिकित्सा पद्धति को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई जाए और उत्तर प्रदेश में आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना इस दिशा में बहुत कारगर होगी। महायोगी गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना से आयुष पद्धतियों की शिक्षा एवं लोकप्रियता को और बढ़ावा मिलेगा। लोक जीवन में एक कल्याणकारी कहावत प्रचलित है, कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा था कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथई गावा। ऐसे दुर्लभ मानव शरीर और मन की रक्षा के लिए आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना की दिशा में प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किए गए प्रयासों की मैं सराहना करता हूं। अपनी उत्तर प्रदेश यात्रा के तीसरे दिन राष्ट्रपति ने आज गोरखपुर में राज्य के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चेन्नई बंदरगाह पर आधुनिक भारतीय तटरक्षक पोत विग्रह का जलावतरण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विग्रह का जलावतरण
तट रक्षा के क्षेत्र में हमारी महत्वपूर्ण प्रगति और रक्षा क्षेत्र में हमारी बढ़ती आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। देश में तैयार 100 मीटर लंबे इस पोत में अत्याधुनिक नौवहन प्रणाली लगी है, जो तटीय सीमाओं पर गश्त लगाने के लिए उपयोगी है। ये पोत समुद्री गश्ती जहाजों की श्रृंखला में 7वां पोत है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 की नियंत्रण संबंधी उपाय अगले महीने की आखिरी तारीख तक लागू रहेंगे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे पत्र में गृह सचिव अजय भल्ला ने कोविड-19 की नियंत्रण और प्रबंधन संबंधी आवश्यक उपाय के लिए जिला और स्थानीय अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी करने को कहा है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि कुछ राज्यों में कुछ स्थानों पर वायरस के प्रसार को छोड़कर पूरे देश में कुल मिलाकर महामारी की स्थिति अब नियंत्रण में है। देश में अब तक 62 करोड़ 29 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 1 करोड़ 3 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 97.56% हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोविड के 46,000 से अधिक नए रोगी दर्ज किए गए और 31,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अभी तक 60 करोड़ 25 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए हैं और उसने भरोसा दिलाया है कि आने वाले दिनों में 1 करोड़ 51 लाख से ज्यादा टीके और भेजे जाएंगे। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि राज्य में सरकारी और प्राइवेट सभी स्कूल 1 सितंबर से 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। गुजरात सरकार ने 6ठी से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए 2 सितंबर से स्कूल फिर खोलने का फैसला किया है। स्कूलों में राज्य और केंद्र सरकार के सभी मानक संचालन प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। दिल्ली में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान चरणबद्ध तरीके से 1 सितंबर से खुल जाएंगे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पत्रकारों को बताया कि 9 से 12वीं कक्षाएं 1 सितंबर से खुल जाएंगे। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश जलियांवाला बाग के शहीदों को कभी नहीं भुला सकता। श्री मोदी आज शाम जलियांवाला बाग स्मारक का नवीनीकृत परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, जन धन योजना के लागू होने की 7 वर्ष की अवधि में बड़ी संख्या में देशवासियों का वित्तीय समावेशन, सशक्तिकरण और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित हुआ है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, दुनिया ने कोविड महामारी के समय पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति की क्षमता पहचाना। उन्होंने उत्तर प्रदेश में राज्य के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चेन्नई बंदरगाह पर आधुनिक भारतीय तटरक्षक पोत विग्रह का जलावतरण किया। कहा, ये तटरक्षा के क्षेत्र में देश की महत्वपूर्ण प्रगति और आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। कोविड महामारी की रोकथाम के उपाय से संबंधित दिशा निर्देश अगले महीने के आखिरी तक लागू रहेंगे। देश में अब तक 62 करोड़ 29 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 97.56% हुई। मध्य प्रदेश में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल 1 सितंबर से 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। सरकार ने कहा, अफगानिस्तान में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता। विदेश मंत्रालय स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में
टेबल टेनिस में भाविना पटेल ने फाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भाविना की उपलब्धि पूरे देश के लिए प्रेरणा है। और हेडिंग्ले में इंग्लैंड के साथ तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन भारत आज कल के स्कोर 2 विकेट पर 215 रन से आगे खेलेगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अफगानिस्तान में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कल कहा कि भारत अफगानिस्तान के संकट पर लगातार नजर बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि भारत चाहता है कि अफगानिस्तान शांतिपूर्ण, समृद्ध और लोकतांत्रिक देश बना रहे। श्री बागची ने बताया कि अफगानिस्तान में अनिश्चय की स्थिति बनी हुई है और अभी ये स्पष्ट नहीं है कि वहां किसकी सरकार बनेगी। प्रवक्ता ने बताया कि अब तक 550 लोगों को अफगानिस्तान से निकाला गया है, जिनमें से 260 भारतीय हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान में अपना दूतावास बंद कर दिया है और कर्मियों को वापस बुला लिया है। हालांकि वहां बहुत से ऑस्ट्रेलियाई नागरिक अब भी फंसे हुए हैं और स्वदेश लौटने का इंतजार कर रहे हैं। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बैरी ओ'फेरल ने कहा कि काबुल हवाई अड्डे पर विस्फोट के बाद उनका देश अपने नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालने का प्रयास कर रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार 8 सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आज का संस्कृति संदेश समर्पित है जलियांवाला बाग स्मारक पर। 13 अप्रैल 1919 का दिन एक ऐसा दिन है जिसे कोई भी देशवासी कभी नहीं भूल सकता। रविवार का दिन था। आसपास के गांवों से भारी संख्या में किसान बैसाखी मनाने के लिए अमृतसर आए हुए थे। जलियांवाला बाग में उस समय प्रदर्शनकारी रोलट एक्ट का विरोध कर रहे थे। जिस जगह ये जनसभा आयोजित की गई थी वह एक साधारण सा बाग था जो चारों ओर से घिरा हुआ था। इसमें अंदर जाने का केवल एक ही रास्ता था। जनरल डायर ने अपने सिपाहियों को इसी रास्ते में तैनात किया था। बाग 3 तरफ से ईंटों की दीवारों से घिरा था। जनरल डायर अपनी सेना के साथ करीब 4:30 बजे वहां पहुंचा और बिना किसी चेतावनी के 150 सैनिकों को गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन फिरंगी कहाँ मानने वाले थे। चीखते चिल्लाते भागते निहत्ते बच्चों, महिलाओं, बूढ़ों की भीड़ पर कुछ ही मिनटों में 1650 गोलियां दाग दी गईं। जान बचाने के लिए बहुतों ने बाग में मौजूद कुएं में छलांग लगा दी। इस दर्दनाक घटना में कितने निर्दोष लोग मारे गए इसकी ठीक संख्या तो आज तक भी किसी को पता नहीं है, लेकिन एक अनुमान के अनुसार इस नृशंस हत्याकांड में मारे गए लोगों की संख्या 1000 से 2000 के बीच रही होगी। दुनिया के कुछ अखबारों ने उस समय इसे आधुनिक इतिहास का सबसे नृशंस कत्लेआम करार दिया था। आइए हम सब मिलकर जलियांवाला बाग के शहीदों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। वतन पे जो फिदा होगा अमर हो नौजवान होगा, रहेगी जब तलक दुनिया ये अफसाना बयां होगा।
आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में सूचना और प्रसारण मंत्रालय 23 से 29 अगस्त तक विशेष सप्ताह मना रहा है। आकाशवाणी से आज आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम का प्रसारण हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में किया जाएगा। स्वाधीनता सेनानियों को समर्पित पुस्तक प्रसंग की समीक्षा परिक्रमा कार्यक्रम में शाम 4:45 पर प्रसारित की जाएगी। अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी का प्रसारण क्षेत्रीय भाषाओं में भी किया जा रहा है। दूरदर्शन कल सुबह से आजादी का सफर और स्वाधीनता संग्राम कार्यक्रम प्रदर्शित करेगा। जनधन योजना के 7 वर्ष पर एक कार्यक्रम दिखाया जाएगा। कल वीरांगना विशेष श्रृंखला नए भारत की यात्रा और दूरदर्शन दस्तावेज के विशेष एपिसोड भी दिखाए जाएंगे। दूरदर्शन आज अपने नेशनल चैनल पर देशभक्ति फीचर फिल्म दिखाएगा। गीत और नाटक प्रभाग आज देश भर में 100 कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास, तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर हर सोमवार। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग एक राष्ट्र का जन्म। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संघर्ष की एक झलक पेश कर रहा है। आज की कड़ी में हम आपके लिए गुजरात के एक महान स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक झावेर चंद मेघानी की कहानी लेकर आए हैं। झावेर चंद मेघानी का जन्म आज ही के दिन 1896 में गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के चोटीला कस्बे में हुआ था। अल्पायु से ही उनकी रुचि साहित्य में थी। उन्होंने अपनी पहली कविता केवल 12 वर्ष की आयु में लिखी थी। उन्होंने संस्कृत और अंग्रेजी दोनों साहित्यों में डिग्री हासिल की। इस ख्याति प्राप्त कवि और लेखक को सिंधुड़ो पुस्तक लिखने के लिए 2 साल जेल की सजा सुनाई गई थी, जिसमें ब्रिटिश राज के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले युवाओं को प्रेरित करने वाले गीत शामिल थे। इस दौरान उन्होंने गोलमेज सम्मेलन के लिए गांधी जी की लंदन यात्रा पर आधारित काव्यात्री पुटी लिखी थी। महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्रीय कवि की उपाधि से सम्मानित किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा था कि मेघानी का स्वर साहस से ओतप्रोत था। उनके प्रसिद्ध गीतों में से एक मन मोर बनी थंगट करे, मेरा मन एक मोर की तरह नाचता है 2013 की हिंदी फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला में इस्तेमाल किया गया था। मेघानी ने 100 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। उनकी पहली पुस्तक कुर्बानी नी कथा यानी शहादत की कहानियां शीर्षक से रविंद्रनाथ टैगोर की कोथा ओ काहिनी का अनुवाद थी, जो पहली बार 1922 में प्रकाशित हुई। वो जन्मभूमि समूह के फूलचाप समाचार पत्र के संपादक भी थे, जो आज तक राजकोट से प्रकाशित किया जा रहा है। इसी दिन 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन के लखनऊ अधिवेशन में नेहरू समिति की रिपोर्ट या नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए जवाहरलाल नेहरू के साथ मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। जब 1928 में साइमन कमीशन भारत आया तो भारतीयों ने, विशेष रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उसका जोरदार विरोध किया था। कारण ये था कि कमीशन में एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। इसलिए भारत के लिए ब्रिटेन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट
लॉर्ड बिर्केनहेड ने भारतीय नेताओं को भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने की चुनौती दी। जिसका अर्थ ये था कि भारतीय एक आम रास्ता खोजने और संविधान का मसौदा तैयार करने में सक्षम नहीं थे। राजनीतिक नेताओं ने इस चुनौती को स्वीकार किया और एक सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित किया गया और एक समिति नियुक्त की गई जिसे संविधान का मसौदा तैयार करने का काम सौंपा गया। नेहरू रिपोर्ट का प्राथमिक उद्देश्य ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के भीतर भारत को डोमिनियन का दर्जा देना था। रिपोर्ट की कुछ मुख्य सिफारिशों में केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियों के साथ सरकार के संघीय रूप का गठन, 19 मौलिक अधिकारों की स्थापना जिनमें 21 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों और महिलाओं को वोट देने का अधिकार हो, नागरिकों के रूप में पुरुष और महिलाओं के समान अधिकार, राज्य का कोई धर्म न होना और सर्वोच्च न्यायालय के निर्माण का प्रस्ताव जैसी सिफारिशें शामिल थीं। वास्तव में नेहरू रिपोर्ट भारतीयों द्वारा भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने का पहला बड़ा प्रयास था। आज मणिपुर के महान स्वतंत्रता सेनानी चेंग जापाओ डोंगेल की पुण्यतिथि है, जिन्हें चेंग जापाओ कुकी के नाम से जाना जाता है। वे उन कुकी नेताओं में से एक थे जिन्होंने 1917 से 1919 के कुकी विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सत्ता पर सवाल उठाया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने आजाद हिंद फौज के बैनर तले अंग्रेजों के औपनिवेशिक और सामंती अधिकार के खिलाफ कुकी समुदाय को संगठित किया। वे डोंगल कबीले के शहर एसन के प्रमुख थे। चेंगजापाओ के शासनकाल के दौरान एसन की महिमा दूर दूर तक फैल गई और ये सबसे शक्तिशाली शहर बन गया। ब्रिटिश सरकार ने चेंगजापाओ डोंगल के उदय और कुकी समुदाय के विद्रोह को भारत के पूर्वी हिस्से के लिए एक गंभीर खतरे के रूप में देखा। चेंगजापाओ डोंगेल को गिरफ्तार कर 4 साल के लिए जेल भेज दिया गया। भारत को आजादी मिलने के बाद सरकार ने कुकी नायकों की बहादुरी और उनके द्वारा लड़े गए स्वतंत्रता संग्राम की याद में कुकी INN के निर्माण के लिए अनुदान दिया, जो आज इम्फाल शहर के केंद्र में स्थित है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में चेंगजापाओ डोंगल का नाम सम्मान और श्रद्धा के साथ लिया जाता रहेगा। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी के सफर की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में टेबल टेनिस के महिला सिंगल्स में भाविनाबेन हसमुख भाई पटेल ने फाइनल में पहुंचकर देश के लिए पदक पक्का कर लिया है। महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल मुकाबले में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए विश्व के तीसरे नंबर की खिलाड़ी चीन की झांग मियाओ को 3-2 से हराकर इतिहास रचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो पैरालंपिक खेलों में उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए भाविना को बधाई दी। उन्होंने आज एक ट्वीट में कहा कि भाविना की उपलब्धियां पूरे देश को प्रेरित करती हैं। हेडिंग्ले में इंग्लैंड के साथ तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन भारत आज कल के स्कोर 2 विकेट पर 215 रन से आगे खेलेगा। भारत इंग्लैंड से अब भी 139 रन पीछे है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश जलियांवाला बाग के शहीदों को कभी नहीं भूल सकता। श्री मोदी आज शाम जलियांवाला बाग स्मारक का नवीनीकृत परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, जनधन योजना के लागू होने की 7 वर्ष की अवधि में बड़ी संख्या में देशवासियों का वित्तीय समावेशन, सशक्तिकरण और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित हुआ है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, दुनिया ने कोविड महामारी के समय पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति की क्षमता पहचानी। उन्होंने उत्तर प्रदेश में राज्य के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चेन्नई बंदरगाह पर आधुनिक भारतीय तटरक्षक पोत विग्रह का जलावतरण किया। कोविड महामारी की रोकथाम के उपाय से संबंधित दिशा निर्देश अगले महीने के आखिर तक लागू रहेंगे और देश में अब तक 62 करोड़ 29 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए।
संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 97.56% हुई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।